ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आज शादी हो रही थी मार्केस की क्विंगो के साथ। और वहां पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी ना, लोग कहते हैं कितनी अच्छी शादी है। बट एक आदमी बोलता है कि शादी कितनी भी अच्छी हो, बट जो दुल्हन है ना वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। आखिर उसके साथ मार्केस रहकर करेंगे भी क्या। पता चलता है कि जो क्विंगो है उसका रिबॉर्न हुआ है पिछले टाइम पर, जब मार्केस से उसकी शादी होने वाली थी। उसके फादर बैटल फील्ड में थे। वहाँ पर उसके ग्रैंडफ़ादर को तीर लग गया था और इधर उसकी शादी हो रही थी। रास्ते में ही जो मार्केज़ की प्रेमिका थी वो अपने बच्चे के साथ आ जाती है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को भी इनाम चाहिए। इस बात पर मार्केज़ कुंगो को बहुत तेज़ से मारते हैं, जिसकी वज़ह से उसके मुँह से ब्लड निकलता है और बेहोशी की हालत में ही वहाँ पर जाकर वो उससे शादी कर लेते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक तरह का रिश्ता निभाया जा रहा था। यहाँ पर वो जब होश में आती है तो पता चलता है कि मार्किस उस लड़की से शादी कर चुके होते हैं। कहते हैं कि देख, तुम्हारा भी अंत समय आ गया है। कहती क्या मतलब, तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। कहता है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे ना वो एनिमी से मिले थे, इसी वजह से उन्हें रिबेलियन घोषित कर दिया गया है, सारी फैमिली को मार दिया गया है। बची तुम तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर मार्किस कहते हैं मैंने तो अपनी वाइफ को ढूंढ लिया, और नैनी उसका गला दबाने लगती है। तब इस पर मार्किस पीछे मुड़ते हैं, कहते एक मिनट, जब मर जाना है ना तो अपने फेवरेट वन से जरूर मिलना। कहती फेवरेट वन क्या मतलब, ग्रैंडफादर। वो बहुत तेज से चिल्लाती है और अभी प्रेजेंट टाइम पर हंस रही होती है। वहां पर वो दवा खाती है जो है हार्ट सेविंग पिल की। इस पर दासी कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं, आप तो एकदम ठीक है, फिर लोगों के बीच ये अफवाह कैसे फैली कि आप बीमार हैं। तभी सामने से एक लड़का आकर कैरी से टकरा जाता है। सब बोलते हैं हटो हटो, पता नहीं दुल्हन के बीच में कैसे आ सकते हो यहाँ पर, बैड लक लेकर। तो वो पीछे हट जाता है। दासी बोलती है कि यंग मास्टर आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन पिछले टाइम की तरह फिर से वरना आकर रास्ते में बैठ जाती है। कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को भी एक घर में नाम चाहिए। आप मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लीजिए ना। तब इस पर मार्किस कहती है ये क्या कर रही हो, नील डाउन होकर क्यों बैठी हो। कहती है सिस्टर प्लीज मुझे, नहीं तो कम से कम मेरे शेर को ही अपना लीजिए। इंटायर लाइफ अगर वो अपने फादर के बिना रहा तो काम कैसे चलेगा। ये चलो मदर बोलो मदर बोलो। वो लड़का बोलता है कि मैं इस लेडी को मदर नहीं बोलूंगा। वहां पर वो बाहर निकलती है। तब मार्किस कहते हैं याद रखो कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ ना, यही तुम पर एहसान कर रहा हूँ, और वनर को कुछ मत कहना। कहती है अरे मैं वनर को कहाँ कुछ कहूंगी, आप और वनर एक दूसरे से इतना प्यार करते हो और प्यार करने वालों के बीच में मैं कैसे बोल सकती हूँ। ये ठीक है, चलो फिर हम लोग वापस चलते हैं। वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि वनर का दिल टूटे, आखिर वो भी एक लड़की है। तब यहाँ पर मार्किस कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये लड़की ने मेरी जान बचाई थी, इसे मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता। ऊपर से मेरा बायोलॉजिकल बेटा भी इसके पास है, तो इसका ज्यादा हक बनता है तुमसे शादी करने के बाद। मैं इसे कंकुबाइन बनाकर लेकर आऊंगा। कहती मैं तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब बर्दाश्त करूंगी। लोगों के बीच कहने लगती है देखो देखो, अभी तक शादी हुई भी नहीं, दूसरी वाइफ पहले ही लाने की बात कर रहा है। आखिर ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है। तुरंत ही वो कहती है कि बारात वापस जाएगी, अब मेरी यहाँ पर तुमसे शादी नहीं होगी। तभी मार्केस की मदर आ जाती है। कहती है एक मिनट। वहां पर लेडी जेनेन को देखकर जो वनर होती है नीचे बैठ जाती है और नैनी उसको 6-7 थप्पड़ लगाती है। मार्केस कहते हैं कि मदर वनर की कोई गलती नहीं थी। कहती चुप बैठो तुम, यहाँ पर इसको थप्पड़ लगाना जरूरी था। दासी कहती है कि मिस मुझे लगता है ना जो लेडी जेनन है ना वो आपको जरूर न्याय देंगी, आपको शादी अब कर लेनी चाहिए। मन में सोचती है कि हाँ, वो तो मुझे पता है कि ये कितना न्याय देंगी। यहाँ पर तुरंत ही लेडी जेनन बोलती है कि देखो, बोथ फैमिलीज में शादी जो है मैजिस्ट्री द्वारा तय की गई है, तो शादी तो होकर ही रहेगी। इस लड़की की बात बाद में भले ही वो कंकुबाइन बना कर लेकर आ जाए, लेकिन अभी तुम उसकी मेन वाइफ बनोगी। कहती है अब सब लोग यहाँ पर विटनेस हैं कि इस लड़की को ये लोग शादी करके जरूर इस घर में लाएंगे, और जहाँ पर ये लड़की शादी करके आएगी मैं नहीं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड सिर्फ एक ही शादी करे। कहते हैं क्या बकवास कर रही हो। वो हाथ पकड़कर भागने लगती है। दोनों तरफ के सैनिक आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर से वो एक पागल लड़के से टकरा जाती है। कहती है क्या हुआ। कहते हैं अरे रे मेरा बन, तुमने मेरा बन क्यों तोड़ दिया, अब मैं क्या खाऊंगा। इतनी देर में मार्किस आकर उस पागल लड़के को धक्का दे देते हैं। कहते हैं दूर हटो, तुम्हें तमीज नहीं है, यहाँ की प्रिंसेस है। मार्किस कहते हैं कि ये शादी नहीं टूटेगी, मतलब नहीं टूटेगी। ब्लेसिंग तो हम दोनों को ही मिलकर रहेगी। कहती है कि ब्लेसिंग, भले ही मैजिस्ट्री ने शादी तय की है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुरंत ही वो उस लड़के को ऊपर उठाती है। कहती चोट तो नहीं लगी। कहता है मेरा बन टूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं। कहती ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए दे दूंगी।
तो कुंगो कहती है कि याद रखो कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रही सन इन लो की बात, तो दूसरा सन इन लो आएगा मेरे घर पर। वो उस पागल लड़के को पकड़कर अपने साथ लेकर चली जाती है। पीछे नौकर भाग रहे होते हैं कि अरे मिस रुक जाइए, रुक जाइए। यहाँ पर लेडी जेनिन कहती है तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। आज एक अमीर घर की लड़की हम लोगों को छोड़कर चली गई, जाकर उससे माफी मांगो। कि वो पागल लड़का कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस होते हैं। उस पर दो सैनिक नजर रख रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर पॉइजन होता है और अपनी याददाश्त गंवा चुके होते हैं। इसी वजह से वो दोनों कहते हैं कि ये जनरल मेंशन में सेफ रहेंगे। इसी वजह से इन्हें वहीं पर रहने देते हैं और हम लोग भी चलते हैं। इधर जनरल मेंशन में आने के बाद कहती है जाकर इसके कपड़े चेंज कराओ, इसको नहलाओ। अभी पता चलता है कि ओल्ड मास्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहां पर उसके बड़े भाई के दो बच्चे भी होते हैं। जाती है वहां पर, कहती है कि ग्रैंडफादर देखिए मैं आ गई हूँ, आप प्लीज जल्द से जल्द ठीक हो जाइए ना। तब इस पर दासी बताती है कि आपके जाने के बाद हालत और भी खराब हो गई। ना तो वो बोल सकते हैं और ना ही कोई रिएक्ट कर सकते हैं। कहती है कि देखो क्या से क्या हो गया। दोनों बच्चे कहते हैं कि बिग सिस्टर ग्रैंडफादर ठीक तो हो जाएंगे ना, प्लीज आप हम लोगों को छोड़कर मत जाइएगा। कहती है बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब यहीं पर रहूंगी और यहीं पर शादी करूंगी। तभी वहां पर फिर से दासी आती है, कहती है कि आप ही देख लीजिए चलकर, वो नहा ही नहीं रहा है। कहती है ठीक है चलो चलती हूँ। सारे के सारे नौकर उसके पीछे पड़े होते हैं कि नहाओ चलकर, नहाओ चलकर। लेकिन वो कहता है नहीं नहाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कहते हैं मिस इससे दूर रहिए, ये तो कुछ पागलों जैसा ज्यादा ही बिहेव कर रहा है। कहती है एक मिनट मुझे जाने दो उसके पास। वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। कहती है सुनो मेरी बात, नहाना नहीं है क्या? तो वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी खाने को चाहिए ना मिलेगा, बंस चाहिए ना? कहता हाँ हाँ बंस चाहिए। वहां पर बंस आते हुए एक स्पीड में खाना शुरू कर देता, खाता रहता है, खाता रहता है। कहती और चाहिए क्या? चलो एक और टोकरी लेकर आओ। वो दूसरी टोकरी के भी सारे बंस खत्म कर देता है। तब यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि ये इडियट है लेकिन खाने में माहिर है। मिस आपको क्या लगता है कि अब ये नहा तो लेगा ना? ये बताओ अब तुम नहाओगे? कहता हाँ हाँ बिल्कुल। उसे तैयार किया जा रहा होता है, नहलाया जा रहा होता है। अब सबके सब दासियां उसको देख रही होती हैं कि मिस की पसंद तो अच्छी है। देखो नहलाने धुलाने के बाद एकदम गोरा सा लग रहा है, हैंडसम भी है। उसकी मेन दासी कहती हाँ मिस की पसंद इतनी खराब भी नहीं हो सकती। तभी सामने से किंगो आ जाती है, कहती हटो जरा, लेकिन वो देख नहीं रही होती उस लड़के को। जैसे वहां पर जाती है तो दोनों की आंखों में आंखें मिलती है। इतना हैंडसम देखकर थोड़ी देर के लिए वो रुक सी जाती है। कहती है मिस मिस मिस। कहती है हाँ क्या हुआ, चलो तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ी देर इससे बात करनी है। वो बैठ जाती है। कहती है कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी फैमिली में कौन है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी शादी हो गई है क्या? कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तब इसकी दासी कहती है मुझे लगता है मिस ये इतना पागल है, रास्ते में भीख मांग रहा था तो भला इसके फैमिली मेंबर कैसे होंगे? फैमिली मेंबर होते तो कोई ना कोई इसके पास जरूर आता। कहती ठीक है मैं तुम्हारा नाम चैंगसन रख रही हूँ। कहती है बताओ अगर कोई किसी को जानते हो तो। उसे कुछ पुरानी झलकियां याद आती हैं। उसके सर में बहुत ऐसे दर्द होने लगता है। कहती है लिटिल फूल क्या हुआ तुम्हें? वो उसको पकड़ लेता है और उसके दोनों हाथ। कहती छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन वो था कि उसको छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो उसकी दासी कहती है मेरी यंग लेडी को छोड़ दो वरना तुम्हें पीट डालूंगी। बार बार धक्का दे रही होती है और कहती है कि इसे इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी ना कि ये यहीं पर बेहोश हो जाएगा। कहती है एक मिनट मुझे उससे बात करने दो जाकर। पता चलता है कि उसके हाथों पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। ऐसा लगता है सालों से उसे बांध कर रखा गया था। कहती है कि माफ करना लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में इतना नहीं पता था। मिस आप इससे सच में शादी करेंगी? कहती हाँ उस दुष्ट लड़के से शादी करने से अच्छा है ना कि मैं इससे शादी कर लूं। जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है अपना नाम तो बता दो। कहती मेरा नाम क्विंगो, क्विन क्विंगो। कहता है कि क्विन क्विंगो अच्छा है, अच्छा नाम है। और वहां पर वो हंसने लगता है। उसे सुलाकर वो आगे बढ़ती है। अब शादी की तैयारियां भी जोरों शोरों से होती हैं, लेकिन इधर जब मार्किस ऑफ झेनन को पता चलता है कि उस घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं तो आग बबूला हो जाती है। कि वनर को फिर से जोरदार थप्पड़ पड़ता है कि अगर ये बीच रास्ते में कैरेज को ना रोकती ना तो आज इतनी दिक्कत ही ना होती। मेरी क्या गलती है, मैंने तो बस ये सोचा था कि मेरी भी की एक जगह हो, आखिर मैं आपसे प्यार करती हूँ। कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा हक दिलवाऊंगा। उसके फादर कहते हैं अब तुम कौन सा हक दिलवाओगे? उसके ग्रैंडफादर ने पूरी आर्मी संभाल रखी है, उसके घर में कोई भी नहीं है। मतलब वो सब कुछ जो ग्रैंडफादर का है वो जो है कुंगो का है। तुमने सब कुछ गंवा दिया है, अब बताओ कि तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, तुमने सारा खजाना हाथ से गंवा दिया। कहता है तो मैं क्या करूं? मदर आप ही कुछ बताइए। कहती है कि जाओ वहां पर और उससे माफी मांगो खुद जाकर। कहता है ठीक है मदर।
वहाँ पर लिटिल फूल को सामने बिठाया जाता है। सब कहते हैं, अरे रे ये पहन लो। दूर से स्माइल कर रही होती है। दासी कहती है, आप अभी भी स्माइल कर रही हैं। कहती, हैंडसम तो है, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। कहती, हैंडसम है लेकिन ऊपर खोपड़ी तो खाली है ना। कहती, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सामने खड़ी होती है किंगो। वो कहता है कि कितनी सुंदर लग रही हो तुम। वो उसे बस देखता ही रहता है और स्माइल किया करता है। तभी पता चलता है कि मार्किस फिर से आ गए हैं। कहती है कि ये पीछे नहीं हटेंगे, इन्हें जाकर सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब तक तुम कुछ लोगों को तैयार करो। कहता है, देखो मैं तुमसे यहाँ पर एज अ पर्सन मिलने आया हूँ, शादी तुमसे करने के लिए। आप प्लीज मना मत करना, और ये गहने, ये जेवर, ये सब भी तुम रख लो। कहती है कि उसकी दासी कहती है कि हाँ, एडवाइस के तौर पर मिस ने आपके लिए सब कुछ भेजा है ताकि आप जल्द से जल्द शादी के लिए मान जाए। कहती है कि आप तो बहुत ही थॉटफुल हैं। कहते हैं, हाँ, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए और तुमसे शादी करने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कहती, ओह, लगता है डॉग यहाँ पर भौंकने लगे और जोरदार थप्पड़ मारती है। कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। कहती, वो क्या है ना, हम दोनों शादी कर रहे हैं। कहता है, शादी? मैं शादी करने ही नहीं दूंगा, तुम्हें यहाँ से चलना पड़ेगा। तब लिटिल फूल आकर रोक लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की। यहाँ पर मार्केस को देते से हंसने लगता है। पागल से शादी कर रही हो, इससे बढ़िया तुम मुझसे ही शादी कर लो। कहती है, हाँ कर लूंगी पागल से, लेकिन तुमसे नहीं करूंगी। कहता है, क्या मैं इससे भी गिरा हुआ हूँ? तुम्हारी नजर में मैं कुछ भी नहीं। कहती, बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुम मेरी नज़र में 1% भी नहीं हो, और सिर्फ बोल रहे हो, और मुझे बोलने वाले लोग बहुत कम पसंद है जो दिमाग से काम नहीं लेते। कहता है, ठीक है, ये लो, तुम्हारी शादी के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन आज मैं देखूंगा कि तुम इस पागल से शादी करती हो या नहीं करती हो। कहती, ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। तो लिटिल फुल पूछता है कि हम दोनों की शादी का मतलब क्या है और मैंने फैन क्यों ले रखा है। कहती, फैन तुमने इसलिए ले रखा है कि इतने हैंडसम लग रहे हो। आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे, और एक दूसरे की बातों का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। थर्ड वो हो जाता है। इस पर मार्केस कहते हैं, अभी भी तुम्हारे पास मौका है तो इसको छोड़कर मुझसे शादी कर सकते हो, एक नंबर का इडियट है। आखिर एम्परर को पता चलेगा ना तो पता है क्या होगा। कहती है, एम्परर को जो पता चलना है वो चलने दो। कहते हैं कि इसके साथ वेडिंग नाइट मना पाओगी? ये तो वेडिंग नाइट का मतलब भी नहीं जानता होगा। कहती, मैं तो जानती हूँ ना। और तुरंत ही उसको वहां पर किस कर लेती है। कहते हैं, ये क्या किया? वो भी उसको किस करने चलता है और सबके सब अपनी आंखें बंद कर रहे होते हैं, लेकिन वो तुरंत ही पीछे हट जाती है। और ट्विंगो कहती है कि जाओगी या नहीं जाओगी, क्या वेडिंग नाइट मेरी देख कर ही जाओगे। कहता है, वेडिंग नाइट? वो भी तुम इसके साथ? आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर वेडिंग नाइट करूंगा, कोई भी नहीं रोक सकता, और इसको रूम में लेकर चलो। जिसने भी मुझे रोका ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने देर में अब गुस्सा आ जाता है लिटिल फूल को। कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और इतने मुक्के मुंह पर मारता है। कहता है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने ऐसी बात कही। कोई भी उसे रोकने तक नहीं आता है। तब उस पर दासी कहती है, आप रोकेंगी नहीं? कहती है, नहीं, इसे थोड़ी मार पड़नी जरूरी है। आप जब बहुत तेज से मुक्का मारने चलता है तो वो कहती है, रुक जाओ 1 मिनट के लिए। तभी ग्रैंडफादर सामने आ जाते हैं। ग्रैंडफादर को आया हुआ देख अब मार्केस को अच्छा रास्ता दिखता है कि जाकर कहूंगा कि देखिए ना, आपकी बेटी मेरे साथ क्या कर रही है। यहाँ पर मैजिस्ट्री ने हम दोनों की शादी कर तय की थी, लेकिन आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रही है। तब यहाँ पर कुंगो बोलती है कि ग्रैंडफादर, आपको पता है कि इसने मेरी कितनी बेइज्जती की। ये कंकुबाइन लाना चाहता है और इसका पहले से अफेयर चल रहा है, उसका एक बेटा भी है बिना शादी के। ग्रैंडफादर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं। कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुंगो की बेइज्जती करने की? तलवार निकाल लेते हैं कि अगर एक शब्द भी और बोला ना तो जान से मार डालूंगा। कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुरंत ही वो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जब ग्रैंडफादर नजर ऊपर उठाते हैं ना, सामने देखते हैं लिटिल फूल एक्चुअल में क्राउन प्रिंस है, तो उसके तरफ उंगली करते हैं। कहते हैं कि ग्रैंडफादर ने तो कितनी वोमिटिंग की, ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा बीमार हो गए हैं। सब बहुत चिंतित होते हैं कि आखिर ग्रैंडफादर को हुआ क्या है, लेकिन फिजिशियन बताते हैं कि बैटल फील्ड में पॉइजन दिया गया था, वो सब धीरे धीरे निकल रहा है। ग्रैंडफादर ठीक हो जाएंगे। ग्रैंडफादर, देखे ना, मैंने शादी कर ली है, अच्छा हस्बैंड है ना। लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर देखते हैं फिर से लिटिल फूल को, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। बंटी दासी कहती है कि ये बार बार इशारा क्यों कर रहे हैं। कहती, यहाँ हो, शायद ग्रैंडफादर तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या वो फिर से जाकर सामने खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, ग्रैंडफादर, मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मैं आपकी बेटी को हमेशा ही खुश रखूंगा। कहती, हाँ ग्रैंडफादर, मैं भी बहुत खुश हूँ। उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पीछे हटने लगता है। यहाँ पर दासी कहती है कि आज से पहले ग्रैंडफादर ने ऐसा रिएक्ट कभी भी नहीं किया। जब तक वो किसी असेसियन या सैनिक को ना देख ले तभी वो ऐसी आंखें बनाते हैं। कहीं ये कोई मर्डरर तो नहीं या कोई असेसियन तो नहीं। प्लीज मिस, भाग गई है, और बहुत तेजी से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। कहती है, बैठ गए, दूर हटो।
तो उन्हें ज़रूर किसी को मारा होगा तभी ग्रैंडफ़ादर ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। ग्रैंडफ़ादर उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं मेरी बात सुनो। पता चलता है कि ग्रैंडफ़ादर एक टाइम पर क्राउन प्रिंस को बड़ी तेज़ी से किसी तरफ लेकर जा रहे हैं, उनके मुँह से फिर से ब्लड निकलता है। कहती क्या हुआ ग्रैंडफ़ादर? वहाँ पर दासी तो खुश हो जाती है कि जितनी वोमिटिंग होगी उतनी जल्दी ही ग्रैंडफ़ादर ठीक होंगे। इधर इतनी मार पड़ी थी, मार के इसको उसकी माँ कहती है, "ये हालत तुम्हारी किसने की?" कहती है, "उस गुंगो ने की है।" वो ना बहुत तेज़-तेज़ से रो रही होती है एकदम नाटक करके, "गुंगो को मैं छोड़ूँगी नहीं, उसने मेरे होने वाले हस्बैंड की ये हालत की है मदर।" कहती, "मुझे मदर मत बोलो।" कहता है कि, "मदर, इसमें वनर की क्या गलती है?" तब यहाँ पर उसके फादर कहते हैं, "जो तुमने किया है ना, इसके बाद हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। उसने एक पागल लड़के से शादी की है, उस पागल लड़के की क्या ही अक्ल।" कहती, "ठीक है, अगर उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ होगा, नज़र रखो। अभी भी हमारे पास रास्ता है, हम उसकी शादी अपने बेटे से करा सकते हैं।" इधर वेडिंग नाइट के टाइम सब उसे ब्लेसिंग दे रहे होते हैं और उसके ऊपर तरह-तरह के नट्स वगैरह डाल रहे होते हैं। दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कहती है कि मेरी बात सुनो लिटिल फूल, अब हम दोनों ना एक-दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए हैं। तुम्हें पता है ना शादी का मतलब? तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है ना, मैं उस पे दवा लगा देती हूँ। पीछे से उसकी दासी कहती है कि ये एसेसियन है, मैं अभी भी कह रही हूँ इससे दूर रहिए। कहती है एसेसियन होता हाथ पर इतने गहरे घाव ना होते। देखो ना कितनी गहरी चोट लगी है और ये तो बहुत ही सीधा सा बच्चा लग रहा है। सर पर हाथ रखती है। वो लेडी ऑफ झेनेन की दासी होती है ना, ऊपर से चढ़कर देख रही होती है कि आखिर इन दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं हुआ। नीचे से 2 नौकर उसको पकड़े हुए होते हैं, तीनों गिरते नीचे बहुत तेज़ी से और सबको चोट लग जाती है। तुम क्या सोच रहे हो? इतनी नर्वस क्यों हो रहे हो? कहता है नर्वस नहीं हो रहा हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुमने दिन में मुझे किस किया था और पता है मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़का था। कहती है कि तुम भी ना क्या बकवास कर रहे हो? चलो जल्द से जल्द जाकर लेट जाओ, मैं अलग लेटूँगी, तुम अलग लेटोगे। कहता है कि मैं अलग नहीं लेटूँगा, मैं साथ में लेटूँगा। हमारी शादी हो चुकी है। कहती है शादी हो चुकी है? तुम्हें शादी का मतलब पता है? कहता है कि हाँ, वेडिंग नाइट है, लोगों ने कहा है कि वेडिंग नाइट है तो मतलब है हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे, मुझे सिखाओ ना। कहती है कि अच्छा तो तुम्हें वेडिंग नाइट का मतलब सीखना है। चलो सारे नट्स वगैरह नीचे गिरा देती है, कहती है एक-एक करके उठाओ, आँखों पर पट्टी बाँध देती है, कहती है जब सारे उठा लोगे ना तो वही वेडिंग नाइट है। कहता है कि ठीक है, चलो मैं उठाता हूँ। उसका हाथ पकड़ता है, कहती है कि जाओ ना अब। वो एक-एक करके उठाने लगता है, वो उसे देखती रहती है और देखते-देखते कब सो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। वो बेचारा रात भर उन नट्स को आँखों पे पट्टी बाँध कर बस उठाया करता। काफ़ी टाइम बीत जाता है, जब सुबह होती वहाँ पर कुंगी देखती है कि अभी भी वो नट्स उठा रहा है, कहती है कि ये क्या? वो उसे बहुत दुःख होता है कि मैंने क्या कर दिया इस पागल लड़के के साथ। कहती है उठो चलो, तुम अभी भी ये कर रहे हो? कहता है अरे मुझे उठाना है ना। दोनों नीचे गिरते हैं और एक-दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। वो उसको किस करने ही वाली होती है लेकिन पीछे हट जाती है और आँखों से पट्टी हटाती है। कहती है कि तुम्हें आँखों में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? वैसे तुम्हें किसने कहा था कि सारी रात ये काम करो? कहता है कि तुमने कहा था और जो तुम कहोगी मैं वह करूँगा। उसके मुँह से लार टपक रही होती है तो कहता है भूख लगी है क्या? जो इस तरह की हरकत कर रही हो, चलो जल्द से जल्द खा लो। वैसे भी मैं यहीं पर रहूँगा। कहती है क्या मतलब यहीं पर रहोगे? उसको अपनी तरफ खींच लेता है। कहता है कि देखो मुझे तुम्हें किस करना है। वो उसको तुरंत ही किस करने लगता है और वो भी उसको किस करने लगती है। दासी आती है और बताती है कि चलिए जो है ग्रैंडफ़ादर से मिलने का टाइम आ गया है। इधर एक दासी को जो है लेडी ऑफ जेनेन ने उसके महल में रखा था ताकि वो जाँच-पड़ताल कर सके कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं हुआ। वो देखती है कि कोई भी ऐसा मार्क नहीं है फर्स्ट नाइट का कि उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की हो। ग्रैंडफ़ादर जैसे ही वहाँ पर क्राउन प्रिंस को देखते हैं ना तो फिर से उनको जैसे सदमा सा लग जाता है। कहती है ग्रैंडफ़ादर आप कल ही मिले थे, प्लीज़ अब आप ऐसे रिएक्ट मत करिए। कहते हैं नहीं मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। कहती है आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं ना, अब हम लोगों की शादी हो चुकी है, मैं इससे रिश्ता नहीं तोड़ूँगी। वैसे भी हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तब वहाँ पर लेडी जाती है, कहती है कि आप लिख कर बता दीजिए ना। वहाँ पर वो लिखते हैं लेकिन उनका हाथ बहुत हिल रहा होता है। कहती है कि मैंने कहा ना ग्रैंडफ़ादर कि मैं शादी नहीं तोड़ूँगी मतलब नहीं। यहाँ पर चिंगसन भी कहता है कि हाँ, मैं भी शादी नहीं तोड़ूँगा ग्रैंडफ़ादर आपको अपना इरादा बदलना पड़ेगा। वो फिर से एक पेपर लिखते हैं, कहते हैं कि सरनेम चेंज करना पड़ेगा। कहती है फ्यूचर में आखिर हम लोग क्वीन है तो क्वीन ही रहेगा ना, जो भी हम लोगों के बच्चे होंगे। ग्रैंडफ़ादर कहते हैं अपने दिल पर हाथ रख कर कि ये दोनों बेवकूफ़ हैं। लेकिन अब क्या करते हैं ना, क्राउन प्रिंस अपना सर नीचे झुकाने लगते हैं और ग्रैंडफ़ादर देखते हैं कि क्राउन प्रिंस उसके सामने ग्रीट कर रहे हैं तो उन्हें चक्कर आता है और फिर से वॉमिटिंग होने लगती है। बाहर सब खुश हो रहे होते हैं कि जितनी वॉमिटिंग होगी उतनी जल्दी ही ग्रैंडफ़ादर ठीक हो जाएँगे।
इस बात से तो खुश कुंगो भी होती है। कहती है ठीक है, मेरे हस्बैंड के लिए अब अच्छे से कपड़े भी सिलेक्ट करो और ग्रैंडफादर के लिए बेस्ट दवाओं का इंतजाम करो। कहती है बेस्ट दवाएं तो बहुत महंगी आती है। कहती है क्यों, पैसे नहीं है क्या? कहती है पैसे ग्रैंडफादर ने जितनी भी डाउरी थी वो सब आपको दे दी थी, सारे पैसे भी दे दिए थे ताकि आपकी वहां पर ज्यादा बेइज्जती ना हो। रावरी अभी तक जो है मार्किस मेंशन में ही है। अब वो रास्ते से जा रही होती है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है मार्किस के बेटे से, जो कि एक छोड़ा हुआ बेटा था और मार्किस के घर में किसी को नहीं पता था उसका अफेयर पहले किसी और के साथ था। मन ही मन उसको देख रही होती है। कहती है कि मुझे अच्छा मौका मिल गया है, इसको लेकर वहां पर जाऊंगी। कहती है कि सुनो, मेरा एक कर्ज है, क्या तुम उसे उतारोगे और तुम्हारा कर्ज मैं उतारूंगी। चलो मेरे साथ मार्किस ऑफ जेनेन के घर, तुम अपना वहां पर जो भी कर्जा है ना सारा का सारा वसूल लेना। तो हाई फाइव करो। लेकिन वो अपना हाथ आगे ले जाता है फिर पीछे कर लेता है। कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, आखिर इतने टाइम बाद मुझे घर जाने को जो मिल रहा है। वहां पर अभी क्राउन प्रिंस खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं चेस को। वो लगातार उसको देखते रहते, क्योंकि जहां पर वो थे ना वो सिर्फ वही खेला करते थे। तब इस पर क्विंगो कहती है कि चलना नहीं है क्या? चेंग कहते हैं नहीं नहीं चलना है। कहते हैं कि मार्किस ऑफ जेरन के पास संदेशा आता है कि वहां पर जो है क्विंगो आई है। कहते हैं कि फाइनली इसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया, देखो आ गई। आती है, कहती है कि मैं आप दोनों लोगों को ग्रीट करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब इस पर मार्किस ऑफ जेरन कहती है कि तुम बहुत ही सेंसिबल हो, तुम्हारा सब कुछ अच्छे से रखा जाएगा और तुम यहाँ पर शादी भी करोगे, लेकिन एक चीज तुम्हें माननी पड़ेगी। कहती है कौन सी बात? कहती है यही कि डिग्निटी के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन मार्किस बोलते हैं कि एक मिनट, मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी दो शर्तें नहीं मान लेती। कहती है कौन सी शर्तें? तब यहाँ पर मार्किस कहते हैं देखो, मैं भले ही तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मैं प्यार सिर्फ वनर से करूंगा। आगे चलकर हमारे कितने भी बच्चे होंगे, लेकिन जो ये है ना सारा हक उसी को मिलेगा, मतलब वो इस घर का पहला वारिस होगा। सब कहते हैं कितने दुष्ट है मार्किस, देखो जिससे शादी कर रहे हैं उसी को कोई हक नहीं मिल रहा है। तब यहाँ पर कोंगो बोलती है कि और मार्किस ऑफ झेनन आप क्या कहेंगे? कहते हैं जो मेरी वाइफ कहेगी मैं उसी के लिए जो है रजामंद हूँ। कहते हैं फिर ठीक है, अंदर में एंट्री कराती हूँ। वहां पर जैसे ही देखते हैं कि कोई आया है, कहते हैं अब ये कौन है, ये तो स्कॉलर लग रहे हैं। कहती है कि हाँ स्कॉलर ही हैं। जब सब लोग ध्यान से देखते हैं तो वो मार्किस से थोड़ा बहुत मिल रहे होते हैं। तब इस पर मार्किस ऑफ जेरन कहती है ये कौन है? कहती है बस आपकी फैमिली के ब्लड लाइन है। कहती है क्या मतलब, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? कहती है कि जैसे तुम्हारे बेटे ने अफेयर कर रखा है ना, और अफेयर के पहले ही बेटा हो गया, वैसे तुम्हारे हस्बैंड ने पहले अफेयर कर रखा था और उनका भी बेटा था। मार्किस की तरफ देखकर कहते हैं कि बस तुमसे एक ही साल बड़ा हूँ, ज्यादा नहीं। और रही मेरी मदर की बात, तो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन मैंने उनके जाने के बाद बहुत मेहनत की और आज यहाँ पर खड़ा हूँ। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम पर्पस वाइज यहाँ पर आए ताकि इस घर पर अपना हक जमा सको। इस पर मार्किस ऑफ जेनिन खड़े होते हैं। कहते हैं क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? जाकर उसके पास खड़े हो जाते, यूयूंग ने मेरे बेटे को जन्म दिया। कहता है हाँ फादर। कहते हैं अरे तुम इतने सालों से दूर थे, मेरे पास आ जाते ना। तब इस पर पीछे से जो मार्किस होती को तेते से चिल्ला रही होती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम भला इसको यहाँ पर कैसे लेकर आई। कहती अरे इतना क्या चिल्लाने की जरूरत है, आपका जो हाल हो रहा है आगे चलकर वही हाल मेरा होगा, तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ होगी। जब अपने पर ही आती है ना तभी पता चलता है। अब दूसरे के बेटे को देखा तो तकलीफ हो रही है ना मिस। चलो अब सारी प्रॉपर्टी सब कुछ जो है आपके बड़े बेटे को मिलना चाहिए, ना कि छोटे बेटे को। जैसे आप हीर को सब कुछ देने की बात कर रही थी, कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं मार डालूंगी, और तुरंत ही वहां पर बेहोश हो जाती है। कहती जल्द से जल्द अपना जितने भी डाउरी है लेकर ना यहाँ से भाग चलो। बॉक्सेस वहां से चले जाते हैं, लेकिन तब तक पीछे से मार्किस आ जाते हैं। कहते हैं ये मत भूलो कि तुम यहाँ पर इतना ट्रबल क्रिएट करने के बाद जा सकती हो। कहती है क्यों नहीं जा सकती क्या? और अपने भाई से मिलकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? कहते हैं अभी अकाउंट क्लियर करना बाकी है, पिछली बार तुमने मुझे मारा था, इस बार मैं तुम्हें मारूंगा। मारने चलते सामने चेंग आ जाता है उसके सर पर, बहुत तेज से लग जाता है। कहती क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं। कहते हैं मारो इसे, और फिर से उसे बहुत तेज से डंडा पड़ता है। पीछे से आंखें घूरता है ना, जब चेंग पीछे आंखें घूरता है ना तो वो सारे सैनिक पीछे भागने लगते हैं। कहते तुम सब डरपोक, कहते तुम सब डरपोक हो।
मुझे ही आगे जाना पड़ेगा। वो उसका डंडा पकड़ लेता है और नीचे ये छोड़ देता है। कहता है हिम्मत कैसे हुई। अब सबके सबको फिर से कहा जाता है मारो इसको। लेकिन इतनी देर में बिग ब्रदर आ जाते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये इलीगल है। कहते हैं तुम मेरे घर पर आ गए हो और मुझे लीगल और इलीगल के बारे में बताने लगे हो। कहता है हाँ बताऊंगा। आखिर इस घर का बड़ा बेटा हूँ। जितने सैनिक होते हैं ना उसको पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। कहती तुम ठीक हो ना चंग, बोलो ना तुम ठीक हो। अब उसके सर में और तेज से दर्द होता है और उसे कुछ चीजें याद आ रही होती है। कहते हैं कि तुम मुझे चिंग क्यों बोल रहे हो। कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। सामने देखता है। कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो। कहती है हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिजिशियन बोलते हैं कि इन्हें चोट ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन जो मैंने नीडल्स यूज किए हैं उससे पता चलता है कि इन्हें पॉइजन दिया गया है। कहती है ये क्योर हो सकता है। कहते हैं हाँ क्योर होगा। उसके लिए पिल्स बनानी पड़ेंगी और उसमें टाइम मिलेगा। जैसे ही पिल्स बन जाएंगी ना तो आपके हस्बैंड एकदम ठीक हो जाएंगे। दोनों रात में सो रहे होते हैं तो वो उसकी तरफ देखती, सर पर हाथ रखती। कहता है कि मेरे ऊपर हाथ मत रखो, मुझे बहुत हॉटनेस सी फील होती है। कहती हॉटनेस से क्यों फील होती है, अभी तो इतनी चोट लगी है। कहती है बस शांति से सो जाओ, फिर देखना थोड़ा अच्छा फील करोगे। वो लगातार उसको देख रहा होता है। कहती क्या हुआ बोलो। लेकिन वो लगातार उसको देख रहा होता है। वो गाल को छूने लगती है। कहती है मुझे किस करना है। आंखें बंद कर दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कहती है कि आज के लिए इतना बहुत है। याद रखो कि ये फीलिंग्स किसी और के लिए नहीं आनी चाहिए, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये बस पहला स्टेप है। कहता है पहला स्टेप तो दूसरा स्टेप क्या होगा। तो कहती है बहुत लॉन्ग स्टोरी है, धीरे धीरे सीखोगे ना, एकदम से सीख जाओगे क्या। वो उसको पकड़ लेता है। कहता है मैं किस करके ही रहूंगा। वो उसको किस करता रहता है। कहती है अच्छा ठीक है अब लेट जाओ। एक घाव धीरे धीरे सही होता है ना तो उसे याद आता है कि उसे बेड़ियों में कैद करके रखा गया था और कुछ लोग उस पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर एक तीर ग्रैंडफादर को लग जाता है क्योंकि वो क्राउन प्रिंस को बचा रहे थे। क्राउन प्रिंस बाहर निकलते हैं तो अब इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैंने आपको बचा लिया है, आप पूरे राज्य के इकलौते बेटे हैं, इसी वजह से आपको राज्य की तरफ जाना ही पड़ेगा। कहता है मैं राज्य की तरफ क्या करूंगा जाकर, जिस राज्य ने मुझे 7 साल की उम्र में ही बाहर भेज दिया और तब से मुझे कैद करके रखा, मेरे हाथों को जकड़ कर रखा, इस वजह से कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, मेरी वजह से तबाही आती है। भला मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा। कि आपको अपनी मदर से तो मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा, वैसे भी मैजेस्टी की डेथ हो चुकी है। वो हाथ खोल देते हैं। कहते हैं कि जाइए अब आप पूरी तरीके से आजाद हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज मेरी डेथ हो जाएगी, लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसके पास जाना, उसकी रक्षा करना। जब वो गली गली भटक रहा था तो फाइनली उसकी मुलाकात हो ही जाती है कुंगो से। कुंगो को देखकर उसे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। वो दोनों मार्केट अक्सर घूमने आया करती थी कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। अभी वो आगे बढ़ती है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे वो फिर से उसका पीछा करता है। जहाँ पर उसे भूख लगी होती है तो दो सैनिक पकड़ लेते हैं कि ये आपके पीछा कर रहा था, आपसे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। दासी कहती है कि नहीं, लगता है भूखा है। कहती ये लो बंस खा लो। और वहां पर वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो उनको कहती है कि लगता है मुझे अक्सर कोई देखा करता है। कहती कोई नहीं देख रहा है मिस, चलो यहाँ से। वो चली जाती है लेकिन वो पीछे से बुला रहा होता है कि मेरी बात तो सुनो। वो फिर से बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह जब होश आता है कहता है कि मैं यहाँ पर दास पूरी वापस आ चुकी थी। तुरंत ही दासी कहती मिस देखिए ना। कहते हैं क्या मिस, कौन सी मिस। अब वो उसको देखता है कि जिसके पीछे वो अक्सर भागा करता था उसकी शादी हो चुकी है। कहते मन में सोचता है कि मैं इसके सामने पागल वाली ही एक्टिंग करूंगा। कहती है चलो रेडी हो जाओ। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर से मिलने के लिए वो जाता है तो वहां पर ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा नाम क्या है। कहते हैं मेरा नाम चेंग है। तब यहाँ पर ग्रैंडफादर को क्या लग रहा था ना कि अभी भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। कहते हैं याद रखो कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। वे जैसे ही याददाश्त आए तो उसे प्रोवोक करने की कोशिश मत करना, वरना याद रखो कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। कहता है कि आप चिंता मत करिए। ग्रैंडफादर कहते हैं क्या क्या कहा तुमने, तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। कहते हैं हाँ। आप जनरल बस अपनी जगह पर बैठिए, आज के बाद से मैं आपकी बेटी का पूरा ख्याल रखूंगा। फिर से नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं कि माफ करिएगा योर हाइनेस। जनरल नीचे कैसे गिर गए, तुम बेटा जाओ यहाँ से। कहते हैं क्या हुआ है आपको। कहते हैं कि कुछ नहीं। हम लेडी ऑफ जेनन को देखते हैं जो कि इम्प्रेस के पास पहुंच जाती है और कहती है कि मेरे बेटे की शादी जो है कुंगो से फिक्स हुई थी, लेकिन उस लड़की ने एक भिखारी से शादी कर ली। तो आप क्या चाहती हैं मुझे बताओ। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे बेटे से शादी करे। कहती है ठीक है,
जाओ और मुझे उस लड़की के पूरी जानकारी निकाल कर दो। पर यूनिक समझाते हैं कि भले ही उसने किसी से भी शादी की हो, आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहती है कि मुझे इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। ये अपने बेटे की चिंता हो रही है। इतने टाइम पहले नॉर्थ से निकला था लेकिन अभी तक नहीं आया है। क्या वो यहाँ पर आने से डर रहा है? क्या मैं उसका कब से इंतजार कर रही हूँ। इधर अभी हम देखते हैं उसके दोनों सैनिक आ जाते हैं उसके पास। कहते हैं कि ये बताओ, नॉर्थ से मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा था ना? ये मार्केस का जो छोटा बेटा है वो आप पर हमेशा ही अटैक करने का सोचता है। कहता है ठीक है, लोगों के बीच अफवाह फैला दो कि मेरी डेथ हो गई है। अब मैं कभी भी महल की तरफ नहीं आऊंगा। वो उसे लेकर जाती है मार्केट की तरफ, जहाँ पर दो सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। कहती है सब कुछ कितना अच्छा है ना, लेकिन पूरे टाइम लिटिल फूल अपनी यादों में ही खोया हुआ होता है। और दासी कहती है मिस सुबह से शांत शांत है, सर में दर्द तो नहीं हो रहा है? कहती है पहले से इतनी चोट लगी है, दोबारा चोट लग गई, अब और कितना दर्द होगा। एक दर्द तो बेचारा बर्दाश्त कर रहा है ना। पर जाकर वो एक लैंप खरीदने को कहती है, लेकिन पीछे से वनर आकर वो लैंप खींच लेती है। कहती है अरे क्या कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ पर क्या करने हो? ये लैंप मुझे भी बहुत पसंद आई है, मैं ले लूं क्या? कहती है तुम जैसे लोग जब बीच रास्ते पर भौंकने लगते हो ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वैसे भी अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले लो। कहता है कि तुमने किसे भौंकने के लिए कहा? तुमने हम लोगों को कुत्ता कहा? कहती है कि मैंने तो नहीं कहा, अगर तुम समझ गए तो अच्छी बात है। इस पर वनर कहती है कि अरे हस्बैंड प्लीज गुस्सा मत करो ना, लेडी की शादी एक पागल से हुई है, इसी वजह से बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसे क्या पता प्यार का मतलब। पटाखे छूटने लगे ना तो अपने हस्बैंड को लेकर भाग जाना, क्योंकि पागल सबसे ज्यादा पटाखों से डरते हैं। होंगे उसको जोरदार थप्पड़ मारती है। कहती तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वहां पर तीन चार थप्पड़ मारती है और जब मार्किस आगे बढ़ने चलते हैं तो आकर चिंग खड़ा हो जाता है सामने की, खबरदार मेरी वाइफ की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। कहता तुम सबको बताऊंगा। फिर में मार्किस उसको धक्का दे देते हैं और पीछे से हम देखते हैं कि वहां पर ओल्डर ब्रदर भी आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते ठीक तो है ना आप? मन में सोचती है अब ये यहाँ पर क्या करने आए हैं बीच में। लिटिल ब्रदर जाइए यहाँ से। कहते हैं मुझे लिटिल ब्रदर बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। वो वनर का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। मुझसे कुछ बात करनी थी, मैं बहुत लकी हूँ कि आज मैं आपको बचा पाया। कहती ठीक है, चलिए आपको क्या बात करनी है। लेकिन पीछे से पूरे टाइम गुस्सा आ रहा होता है चेंग को कि इसकी इतनी हिम्मत कि अकेले में लेकर गया है मेरी वाइफ को बात करने के लिए। उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, तभी वहां पर तुरंत ही चेंग भाग कर आ जाता है। कहता है कि पता है वो विक्ड वुमेन फिर से आ गई थी, किसी तरह मैं बच कर आया हूँ, चलो मेरे साथ। पीछे से वो रोकता है कि एक मिनट रुको। कहती है कि मेरी बात सुनो, यंग मास्टर से ही आपको नहीं लगता है वो अपनी पर्सनल मैटर अपने पास तक रखना चाहिए? मेरी शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड है, इसी वजह से आप अपनी लिमिट में ही रहिए। कहता है मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है, लेकिन आप मेरी बात तो सुन लीजिए। वो वहां से उसका हाथ पकड़ कर चली जाती है। कहता है क्या बात कर रही थी तुम दोनों? कहती कोई बात नहीं, हम दोनों तो साथ में रहेंगे ना, बाकी थर्ड पर्सन तो एंट्री ही नहीं कर सकता। इधर मास्टर से का जो नौकर होता है आता है। कहता है आप चिंता मत करिए, आप बस थोड़े दिनों तक इंतजार करिए। आप जैसा हैंडसम, आप जैसा इंटेलिजेंट लड़का भला मिस छोड़ भी कैसे सकती है? कहता है नहीं, लगता है लेट हो गया है मुझसे, थोड़ा पहले आता तो वो मुझे जल्दी मिल जाती। तभी वहां पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं कि उससे दूर रहो। कहता है क्या मतलब? मैं उसका तब तक पीछा करता रहूंगा जब तक वो हाँ नहीं बोल देती। वैसे भी तुमसे शादी करके वो कौन सा खुश होगी। कहता है कि खबरदार, वो तुम तक कभी भी नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पर मास्टर से को पता चल जाता है कि वो पागल नहीं है, कि कुंगे और चुनटाव जा रही होती है। तभी जो मार्केस ऑफ झनेन की दासियां होती है ना, आकर धक्का मार देती है और दूसरी औरत उसको कर चेक कर लेती है कि वर्जिन है या नहीं है। फिर वो लैंप पर विश लिखती है और उसे पेड़ पर टांग देती है। कहती है कि हम दोनों हमेशा साथ में रहे, बस जब से तुम आए हो ना मेरी जिंदगी में गुड लक किया है। ग्रैंडफादर ठीक हो गए, मैं खुश रहने लगी हूँ। कहता है कि तुम सच में मुझे गुड लक मानती हो? कहती है क्यों, तो तुम्हें क्या मानूं? मन में सोचती है कि कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है। तुरंत ही वो उसको वहां पर किस करने लगता है। इतनी देर में चिंता आ जाती है कि चलिए ना मिस चलिए। नैनी आकर बताती हैं कि वो वर्जिन है, अभी तक उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। कहती है बस मौका मिल गया है। चेंगो और चेंग को साथ में बैठाया जाता है। कहती है कि सो जाओ, अलग सोना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वैसे साथ में सोना है ना तो सो सकते हो। उसके सर पर हाथ रखती है, वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो पीछे हट जाती है। कहता है पीछे क्यों हट रही हो? कहती है कि क्यों, फिर से किस करना है क्या? कहता है हाँ करना है, और तो प्लीज मुझसे दूर मत जाया करो। बुलाए गए हैं इम्प्रेस के बैंक्वेट में, सब एक एक करके जाकर वहां पर बैठ जाते हैं और मास्टर से ही सामने खड़े होते हैं एक लड़की के साथ, जहां पर वो लड़की लगातार जो है किंगो का मजाक उड़ा रही होती है कि शादी की ऊपर से पागल
पोएम लिखने का कंपटीशन हो रहा होता है तो कुंगो बैठ जाती है पोएम लिखने के लिए। जो मास्टर सही थे ना लगातार अपनी पलक भी नहीं झपक रहे थे, बस वो देख रहे थे। वहां पर कुंगो को ये बात उसके बगल बैठी हुई लड़की देख लेती है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है। गरम गरम चाय का प्याला उठाती है और उसके हाथ पर जाकर डाल देती है। कहती है वो क्या है ना, गलती से गिर गया, माफी मांगती हूँ। चुनटाओ कहती है ये माफी है तुम्हारी, लेकिन यूनिक कहते हैं कि कोई भी शोर शराबा नहीं होगा। अब उसके पास टाइम कम होता है कि करे तो क्या करे, हाथ भी जल गया, लिख भी नहीं सकते, कहते हैं, बस थोड़ा ही टाइम बचा है, हार आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। मास्टर से ही खड़े होते हैं कि जो है कुंगो के हाथ पर चोट लग गई है, उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन जितनी भी लड़कियां होती हैं, यहाँ तक कि विनर भी को भी कहती है कंपटीशन सबके लिए समान है, उन्होंने नहीं लिख सकते तो हार मान ले। कुंगो और चुनटा आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतनी देर में क्राउन प्रिंस उठाते हैं, पेपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सब कहते हैं क्या इसे लिखना भी आता है क्या? आज क्राउन प्रिंस अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं, मतलब वो पर्सन लग ही नहीं रहे हैं वो। यहाँ पर अब धीरे धीरे कुंगो को शक होने लगता है कि आखिर ये है कौन। पीछे से तब तक हम देखते हैं कि इम्प्रेस भी आ जाते हैं। सब लोग इम्प्रेस को ग्रीट करते हैं, जाकर सामने बैठ जाती है, कहती है पेपर मेरे सामने लाया जाए। वो उसके वर्ड्स देखती हैं, राइटिंग देखती हैं तो कहती है ये किसने लिखा, बताओ ना किसने लिखा। यूनिक बताते हैं कि जो मिस कुंगो है उनके न्यूली हस्बैंड ने लिखा है। जितनी भी लड़कियां होती है कहती है अब मजा आएगा जब इम्प्रेस इसको सजा देंगी। यहाँ पर कुंगो कहती है कि माफ करिएगा ये मेरा हस्बैंड है, आप इससे ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए। यूनिक कहता है क्या हुआ मिस, कहती है मैंने पूछा ना कि ये कौन है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ है। वो बता देता है कि मेरा जन्म जो है यहीं पर हुआ है और मुझे नॉर्थ भेजा गया था। कहते आए कब तुम वहां से, कहता 7 मंथ पहले। कहते तो फिर घर क्यों नहीं आए, कहता घर पर मेरा है कौन, कहती नॉनसेंस। अब वहां पर वो चिल्लाती हैं तो इस पर यूनिक कहते हैं क्या हुआ, लेकिन वो पर्दाफाश नहीं करती, जाकर सामने बैठ जाती है और बहुत रो रही होती हैं। कहती ठीक है, आज का विजेता मैं जो है कुंगो को घोषित करती हूँ, उसने बहुत ही अच्छी पोयम लिखी है। तभी सामने से मार्केस और झनेन आ जाती हैं, जैसे ग्रीट करके कहने लगती है कि मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। आसिया आ जाती हैं जो है क्वीन फैमिली में जो काम करती थी, कि मैं शुरू से ही नोटिस कर रही हूँ कि जो ये लड़का है बहुत ही पागल था, धीरे धीरे थोड़ा सही हुआ है। इसे घर पर लाया गया तो पहले दिन तो ये नहा तक नहीं रहा था, लेकिन मिस ने इसे जबरदस्ती नहलाया, इसी से पता चलता है कि ये कितना पागल है। उसकी बातें सुनकर वहां पर इम्प्रेस की आंखों से आंसू लगातार निकल जा रहे थे कि उसका बेटा एक क्राउन प्रिंस है, वो पागलों की तरह जिंदगी बिता रहा था महल में आने के बजाय। और वहां पर आगे बताती है कि इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। कहती है और आप मार्केस जेनिन क्या कहना चाहती है, कहती यही कि मेरा बेटा इससे शादी करे, मेरे बेटे को इस लड़की ने धोखा दिया है। कहती है धोखा, धोखा तो तुमने दिया है। कहती है कैसा धोखा मैंने दिया, कहती है ये तो आप अच्छे से जानती है। इम्प्रेस कहती है ये सब क्या है, मुझे तुम धोखे में नहीं रह सकती हो, मुझे पता है कि एक तरह का क्राइम है, किसी के घर की जांच पड़ताल करवाना। वहां पर दोनों दासियां नीचे बैठ जाती कि माफ कर दो, माफ कर दो। कहती इसको पकड़ कर लेकर जाओ ताकि जिंदगी में कोई ऐसी गलती ना कर पाए, खास कर किसी के बेडरूम में घुसने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करे। दोनों दासियों को पकड़ कर लेकर जाया जाता है और मार्केस और झनिन को भी वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। अब इम्प्रेस लगातार अपने बेटे को देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। वो अपना पूरा झोला पैक कर लेती है कि चलो यहाँ से, लेकिन दासी कहती है कि आपके हस्बैंड कहाँ पर है। कहती है आना होगा जब आएगा, वैसे भी वो मुझसे बात कहाँ करना चाहता है। इधर हम देखते हैं कि अपनी माँ के पास जाता है, कहती है तुम मेरे बेटे ही हो ना, बोलो ना मेरे बेटे हो ना। कहता है हाँ मदर। वो उसके गले लगकर खूब देते से रोने लगता है। कहती है इतनी टाइम तक दूर है, आखिर मेरे पास आए क्यों नहीं, एक बार आ जाते ना। लेकिन वो तुरंत ही अपनी माँ को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। बाहर निकलते ही वहां पर मास्टर सही खड़े होते हैं, कहते हैं मैंने आपके लिए पेंडेंट बनाया है। मन में सोचती है कि ये पागल लड़का मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। वो भागती है पीछे की तरफ, कहती है कि देखो मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आधा काम अंदर ही भूल गई। तब वो मास्टर सही कहते हैं काश वो मेरी बात एक बार सुन लेती। फिर से सामने से क्राउन प्रिंस आ जाते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे दूर रहना। दोनों बाहर निकलती है अपना सामान लेकर, तो वहां पर जो मास्टर सही थे ना वो चेन को ग्रीट कर रहे होते हैं। कहती है कि आखिर ये ग्रीट क्यों कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई मेजेस्टी सामने खड़ा हुआ है। वाइफ चलो घर चलते हैं, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। कहती है हाँ घर पर एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर नहीं। पीछे से मास्टर सही कहते हैं कि चलो आज मेरा और तुम्हारा फेयरवेल हमेशा के लिए, जहाँ रहना खुश रहना। उन दोनों के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं चल रही थी। कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे छिपाया और वहां पर बेवकूफ बनने का नाटक करते रहे, जबकि उस दिन डंडा पड़ा था, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। चुनटाओ कहती है ऐसा करती हूँ मैं बीच से निकल जाती हूँ, मैं यहाँ पर तीसरी पर्सन बनकर बैठी हूँ।
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अचानक से तीर चलती है, चुनटाओ को क्राउन प्रिंस अंदर खींचते हैं, कहते हैं वो मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे उन्हें भ्रमित करना पड़ेगा। सब लोग अलग अलग रास्ते से निकलो। जैसे ही क्राउन प्रिंस रास्ते में खड़े होते हैं तो मार्किस के सैनिक कहते हैं आज वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। किसी तरह बचकर क्राउन प्रिंस बैठते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं कि अक्सर नौकर उसकी बेइज्जती किया करते थे कि इसे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। लगता है मैजेस्टी तक इसको भूल गए हैं। वहां पर तब तक कुंगो आ जाके कहता कौन है, कहती मैं हूँ। उसके हाथ से चाकू छूट जाता है और वो बेहोश होने लगता है। कहती क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं ही तो हूँ। उसके गले लग जाता है, कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ये लो तुम्हारी मेडिकल पिल भी तैयार हो गई, तुम्हारे अंदर का पॉइजन भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो खाता है तो उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। कहता है थोड़ा तो असर होगा, चलो यहाँ से। होते हैं तभी मार्किस के सैनिक आकर पकड़ लेते हैं कि अब तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन पीछे से ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी बेटी और मेरे सन इन लोगों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो ग्रैंडफादर आप एकदम ठीक हो गए, कहता है हाँ एकदम ठीक। इन मार्किस को क्या लग रहा था ना कि जो ग्रैंडफादर है वो रिबेल से मिले हुए हैं, इसी वजह से इनका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। ये क्विंगो कहीं की नहीं रह जाएगी और इसकी और मेरी शादी हो जाएगी। इधर वो दोनों फिर से बैठे हुए होते हैं। तुरंत ही चेंग नीचे बैठ जाता है कि आज मैं स्टीम बन नहीं खाऊंगा। तो बचपन में ही मुझे बाहर छोड़ दिया गया था, मुझे हमेशा ही बंस खाने के लिए दिए जाते थे। ग्रैंडफादर ने मेरी जान बचाई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी केयर करूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मेरी जिंदगी में एकदम रोशनी की तरह आई। मैं कोई भी मौका नहीं खोना चाहता था। उस टाइम मेरी याददाश्त नहीं थी, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे बहुत पहले से करता था। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कहती है क्या कर रहे हो, कहता है देखो बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में भी बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ आज रात। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी डिस्टरबेंस हो। वो दोनों अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होते ही कहती क्या हुआ, क्यों देख रहे हो ऐसे, शांति नहीं मिली क्या, कहता है शांति। कहती उफ मैं क्या बोल रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ क्या। वो उसको फिर से किस करने लगता है। तभी वहां पर चुनटाव आ जाती, कहती क्या हुआ लिटिल फूल, आज तुमने जो है बंस नहीं खाए क्या। कहते हैं नहीं बंस नहीं खाए। अब पता चलता है क्राउन प्रिंस आ चुके थे, इसी वजह से उनके आने की खुशी में बैंकेट का आयोजन किया गया था। इम्प्रेस और क्राउन प्रिंस को सब ग्रीट करते हैं। चुनटाओ कहती है जो सामने पर्सन बैठा है कितना जाना पहचाना लग रहा है, इसकी बॉडी भी जानी पहचानी लग रही है। तो अपना मुंह नीचे कर लेता है। यूनिक जो है जैसे ही कुंगो को बुलाने चलते हैं तभी वहां पर फिर से जो है लेडी ऑफ जेनिन आ जाती है कि मुझे आपसे एक शिकायत करनी है, एक रिबेल के बारे में बताना है। वहाँ पर तुरंत ही मार्किस बताते हैं कि रिबेल कोई और नहीं बल्कि जनरल क्विन है, जिन्हें कल रात में मैंने खुद देखा एनिमी से मिलते हुए। वो एनिमी कोई और नहीं क्वीन कुंगो का पति है। कुंगो खड़ी हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में इस तरह की बात करने की। क्राउन प्रिंस सामने आकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि उसका हस्बैंड कहाँ पर होगा। कहते यहीं कहीं पर छुपा होगा, उसको पकड़ो, उसको ढूंढो, अभी पता चल जाएगा। चुनटा डर रही होती है कि कहीं मास्टर को पकड़ा गया तो उन्हें मारा ना जाए। कहती है कि चुपचाप खड़े रहो। तब यहाँ पर पीछे से क्राउन प्रिंस कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है। कहती क्या डरने की जरूरत नहीं है। वहां पर उनके बीच में खोजा जाता है लेकिन वो मिलता ही नहीं है। कहते हैं कि तुमने उसे कहीं छिपा कर रखा है ना, बोलो ना कहाँ पर है। कहते ट्रबल तुमने क्रिएट किया है, तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया तो सबूत तुम दो। वो मारने चलता है तो क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं जिसको ढूंढ रहे हो कहीं वो मैं तो नहीं ना। कहते अब तुम तो पागल थे ना, यहाँ पर क्या करने आए हो पागल कहीं के, अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस बनकर घूम रहे हो। यूनिक कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस के बारे में ऐसे बात करने की। अब तुरंत ही सब नीचे बैठ जाते हैं कि माफ कर दो माफ कर दो। अब वहां पर मार्केस ऑफ जेनिन आते हैं, मारते अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ की। तुम क्या मार्केस के घर को बर्बाद करके ही रहोगी क्या। वो बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं और कहते हैं इन लोगों को सजा मैं घर पर जाकर दूंगा। तो अब क्राउन प्रिंसेस को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाए। सामने से वो रेड ड्रेस पहनकर आगे की तरफ बढ़ रही होती है, वहाँ पर उसे सील दे दी जाती है और उन दोनों को सभी के सभी मंत्री ग्रीट करते हैं। वो बहुत उदास होती है, कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम क्राउन प्रिंस हो, तुम कितनी क्रूएल हो। कहता है कि मैं चाहता था कि थोड़ी बातें पता चल गई और थोड़ी बाद में पता चल जाए। और उसे किस करने लगता है, एक एक चीजों को पुराना याद करता है। कहता है थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए और इतनी सारी खुशियां देने के लिए। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।